ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर EHTP के स्टूडेंट्स के लिए आज एनिमल मैनेजमेंट में हम गोवंश के लिए भवनों के प्रकार पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ कैटल हाउसिंग, जिसमें हमने लूज हाउसिंग सिस्टम के बारे में शुरू किया हमारे पिछले लेक्चर में। और हमने जो है कैटल शेड, फीडिंग एरिया एंड स्टॉल फीडिंग, ये जो हमने बाड़े की बाह्य दीवार और फिर इसके बाद में बी कैटल शेड तक का हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम जो है सी, इसका पॉइंट, लूज हाउसिंग सिस्टम के पॉइंट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स, क्या क्या हमें वहाँ आवश्यकता रहती है। तो अब है पानी की व्यवस्था के लिए हमें खेली चाहिए, जिसको अपने आमतौर से खेली बोलते हैं, यानी कि वाटरिंग ट्रफ। पानी की व्यवस्था मैंजर के साथ या अलग से भी की जा सकती है, यानी खुरली में जो अपनी ठाण, वो एक ही बात है। पंजाबी लोग खुरली कहते हैं, हम अपने ठाण कह देते हैं, एक ही बात है। मैंजर के साथ साथ पानी के लिए करीब 10 इंच चौड़ी व 9 इंच गहरी, 10 इंच चौड़ाई हो, 9 इंच उसकी गहरी एक नाली भी बना देते हैं, अथवा एक 3 फुट चौड़ा, 3 फुट चौड़ाई और 10 फुट लंबाई और 2 फुट गहरी पक्की जगह अलग से तैयार करते हैं। देखिए, जो हमारी जो मैंजर है उसके साथ में हमने 10 इंच चौड़ाई और 9 इंच गहराई की ये पानी की खेली भी हम बना देते हैं, अथवा एक 3 फुट चौड़ा, यानी कि 3 फुट चौड़ाई की जगह 10 फुट लंबाई और 2 फुट गहरी पक्की जगह अलग से तैयार करते हैं। यह लगभग 25 से 40 गायों के लिए पर्याप्त होती है। दस फुट लंबा, 2 फुट गहरा और 3 फुट चौड़ा, ये पानी की व्यवस्था भी की जा सकती है। दोनों ही अवस्थाओं में पानी की समुचित व निरंतर उपलब्धता बनी रहनी चाहिए। पानी की सप्लाई, यानी कि वाटर सप्लाई होनी चाहिए। अब इसके पास में एक पेव्ड एरिया भी होना चाहिए। पेव्ड एरिया कहते हैं समतल एरिया, पक्का समतल। जैसे अपने आजकल ये रोड बन रही हैं तो कहते हैं ये पेव्ड रोड बन रही हैं, बिल्कुल समतल, एक जैसी। तो पेव्ड एरिया, मैंजर या पानी की नाली वाटरिंग ट्रफ के पास ही करीब 6 से 8 फुट चौड़ी, मान लीजिए ये जो है वो खेली है, और यूं ये चौड़ाई उसकी 5 से 6 फीट हो, और उसके बाद में 6 से 8 फीट चौड़ी जो है वो फर्श पक्का परंतु चिकनाई रहित अथवा रफ करवा देते हैं, जहाँ पशु चारा खाते समय खड़े रहेंगे व इससे प्रतिदिन सफाई में आसानी रहेगी। इसके पीछे की तरफ पानी की निकासी की व्यवस्था हो सकती है। अब आप देखिए, चाहे वो पानी का ट्रफ था, चाहे वो मैंजर थी, तो मैंजर जो है वो उसके पास कम से कम 6 से 8 फुट चौड़ी जगह, और इसमें लंबाई इन्होंने नहीं दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि 10 फुट कम से कम जो है वो लंबाई भी होनी चाहिए, पशु खड़ा रहेगा। ये मैंजर है, और इसके ये चौड़ाई हमारे पास है, उन्होंने 6 से 8 फीट बताया, ये 6 से 8 फीट जो है वो चौड़ाई होगी, और
अब ये लंबाई जो है वो इस तरह से, जहाँ जानवर खड़ा रहेगा तो कम से कम 5-6 फुट तो यही है, तो थोड़ा गोबर वगैरह हटाने के लिए भी तो ये एरिया जो है वो ये कह रहे हैं कि इसको पक्का होना चाहिए, तो सफाई वगैरह के लिए आसानी रहेगी, जानवर खड़ा रहने में दिक्कत महसूस नहीं होगी। और जो वेस्टेज होगा पीछे की तरफ, पानी की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। अब है ओपन लोफिंग एरिया, अनपेव्ड एरिया। ये तो था पक्का एरिया, पेव्ड। अब अनपेव्ड एरिया, जहाँ पे खुले में जानवर को आराम करने की जगह जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे ये कच्चा एरिया होता है। बाड़े की बची हुई जगह, वह जगह जहाँ किसी तरह का कोई शेड या पेन नहीं हो, उस जगह को कच्ची रखा जाता है। इसे 2 कामों में लिया जाता है, एक तो पशुओं के स्वतंत्र विचरण हेतु तथा दूसरा पशुओं के चारे के लिए कोई फसल उगाने के लिए काम में लिया जाता है। बेडेड और सॉफ्ट एरिया, बेडेड और सॉफ्ट एरिया ये ज़्यादातर तो जो पार्चुरेशन के नज़दीक जो जानवर होते हैं उनके लिए ज़्यादातर काम में जो लिया जाता है। यह ओपन लोफिंग एरिया का वह हिस्सा है जो गायों के स्वतंत्र विचरण व आराम करने के काम में आता है। इस जगह के फर्श को कच्चा रखते हैं, वह यहाँ अच्छा बेडिंग मटेरियल जैसे बालू, रेत या घास फूस बिछाते हैं जिससे पशु आराम से बैठ सके, रह सके। यह करीब 50 से 70 फीट स्क्वायर 50 से 70 फीट स्क्वायर प्रति गाय के हिसाब से तैयार किया जा सकता है। 8 से 8 64, यस ठीक है। 7 फुट बाई 7 फुट का भी हो सकता है गाय के लिए, 8 बाई 7 का भी हो सकता है और 6 बाई 9 का भी हो सकता है। तो ये करीबन जो है ये स्क्वायर फुट दिया है इसने, 50 से 70 तैयार किया जा सकता है जिससे आराम से जो है जानवर वहाँ बैठ सकता है। अब होल्डिंग प्लेस, यह वह स्थान है, शेड होता है जहाँ गाय को थोड़े समय के लिए रखा जाता है, जैसे दूध निकालते समय, इलाज करते समय आदि। पशु को पकड़कर इस शेड में ले जाते हैं। एक बाड़े में आवश्यकता अनुसार 1 या 2 होल्डिंग्स प्लेसेज बनाए जा सकते हैं। वह इसका क्षेत्रफल करीब 120 से 150 फीट स्क्वायर यानी कि 10 × 12 या 10 × 15 प्रति गाय होता है। गायों का दूध निकालने के लिए अलग से एक दुग्ध दोहन कक्ष, मिल्किंग बार्न की व्यवस्था की जा सकती है जो पशुशाला का सबसे स्वच्छ कक्ष होता है। इसमें साफ सफाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अब बॉक्स स्टॉल, बॉक्स स्टॉल यानी काविंग पैंस, मैटरनिटी पैंस यानी कि जिस समय पार्चुरेशन होता है गाय ब्याएगी जब, यह गाय को काविंग के वक्त या बीमारी के समय अलग रखने के लिए बनाया जाता है। यह भी आवश्यकता अनुसार 1 या 2, एक प्रति 15 गाय बनाए जा सकते हैं, 1 या 2। इसका क्षेत्रफल करीब 100 से 120 फीट स्क्वायर 10 × 10 या 10 × 12 हो सकता है। काफ पेन, जहाँ पे काफ को रखा जाएगा या काफ शेड, काफ को एक साफ़ सुथरी अच्छी बिछावन युक्त वेल बेडेड व हवादार जगह में रखना चाहिए जहाँ सूर्य की किरणें भी आसानी से पहुँच सके, क्योंकि ये सभी कारक काफ के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होते हैं। अगर संभव हो तो काफ्स के खाने पीने की व्यवस्था कुछ हद तक अलग से कर देनी चाहिए। काफ को पैदा होते ही एक 4 से
5 फीट स्क्वायर के छोटे बॉक्स स्टॉल में रखते हैं। कुछ दिनों पश्चात उसे एक बड़े स्टॉल शेड पेन में भेज देते हैं, जहां उसे चारा खाते में बांध कर रखते हैं। एक 10x10 का काफ पेन करीब 4 से 5 काफ के लिए पर्याप्त होता है। एक हेफर के लिए, हेफर बिन ब्याई बच्ची को हेफर कहते हैं। एक हेफर बच्ची यानी कि बिन ब्याई गाय, एक हेफर के लिए 35 से 40 फीट स्क्वायर की अच्छी बिछावन युक्त वेल बेडेड जगह होनी चाहिए। काव्ज की खाने पीने, चरने आदि की व्यवस्था पर्याप्त बड़ी गायों से अलग की जानी चाहिए। अब इसके साथ साथ जो हमारा 50% ऑफ हर्ड होता है, जिसको हम बुल कहते हैं, चाहे वो काऊ बुल है चाहे वो बुफेलो बुल है, तो उसके लिए भी एक पेन होना बड़ा जरूरी है, बुल पेन। एक सांड के रहने के लिए 12x18 फीट का शेड या पेन पर्याप्त होता है, जहां उसके खाने पीने की व्यवस्था परतक से की जाती है। उस शेड का फर्श खुरदरा, रफ, चिकनाई रहित तथा थोड़ा ढलवा होना चाहिए, जिससे गंदे पानी की निकासी आसानी से हो। वह साथ ही सांड के फिसलने का खतरा कम रहे। शेड की दीवारें करीब 6 फीट ऊंची होनी चाहिए। एक ब्रीडिंग स्टॉल भी बनाया जा सकता है, जिसमें 2 तरफ दरवाजे रखे जाते हैं। इसे प्रजनन या ब्रीडिंग के काम में लिया जाता है। ब्रीडिंग स्टॉल। बुल्लक हाउसिंग। अब तो इसकी इतनी वो आवश्यकताएं नहीं रहती है, लेकिन फिर भी अगर इतना बड़ा आपके पास डेयरी है तो हरा चारा लाना तो पड़ेगा। तो आपको एक वो हरा चारा लाने के लिए वो लकड़ी की, कई बार लोहे की ये गाड़ियाँ टाइप होती हैं, उसको बनाते हैं, उस पर जोतते हैं उसको। तो आजकल वैसे कम ही हो गया रिवाज इनका। आजकल तो सारे कार्य ट्रैक्टर से ही होते हैं। एक बैल को भी सांड की तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तथा इसका उपयोग सामान ढोने में किया जाता है। आजकल तो सिर्फ जो है ट्रैक्टर से ही ज़्यादा काम लेते हैं। छोटे ज़मींदार जो ज़रूर इससे काम लेते हैं। अब इसके बाद में आता है मैन्योर पिट। मैन्योर पिट, खाद। जो आपका वहाँ का वेस्टेज होगा उसको आप उस पिट में डालेंगे। पशुओं का गोबर दिन में 1 या 2 बार हटाया जाता है तथा इसे बाड़े से दूर स्थित एक गड्ढे में इकट्ठा किया जाता है। मैन्योर पिट, गड्ढा। नमी को सोखने के लिए घास फूस डालते हैं, जो साथ ही फर्मेंटेशन को भी रोकता है। अमोनिया उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए थोड़ी मात्रा में जिप्सम भी डाल सकते हैं। जिप्सम। अब है स्टोर रूम। चारे यानी कि हे, स्ट्रा, साइलेज आदि। चारा सारा हे है, स्ट्रा है और साइलेज है, तो ये चारा ही है सारा। विभिन्न प्रकार के उपकरणों तथा दूध आदि के संग्रहण के लिए आवश्यकता अनुसार नाप के कमरे बनाए जा सकते हैं, जिससे सामान सुरक्षित रहता है। अन्य सुविधाएं। गायों को कंसंट्रेट यानी कि जो दाना कहते हैं, जिसको हम कंसंट्रेट, खल, दाने, बांटा आदि दूध निकालते समय खिलाया जाता है। पानी की नालियां ढकी हुई रहनी चाहिए, जिससे पशु उनमें फंसकर गिरे नहीं। फर्श सीमेंट या ईंटों का बना हो सकता है, परंतु यह खुरदरा, रफ व चिकनाई रहित होना चाहिए। खुरदरा होना चाहिए। बनाया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रहे कि खुरदरा हो, पशु उस पर स्लिप नहीं हो। छत पक्की सीमेंट की या शीट्स टैन की या घास फूस की बनी हो सकती हैं, आवश्यकता अनुसार। चारे का स्टोर रूम मेंजर के पास ही होना चाहिए।
ठाणों के पास, जिससे अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़े। पशु में अन्य वस्तुओं का वजन पता करने के लिए वेइंग ब्रिज होना चाहिए, जहाँ पे जानवर का वेट जो लिया जा सके। अगर हो सके तो दूध को रखने और ठंडा करने की सुविधा भी प्रदान करनी चाहिए। नालियों में समुचित ढलान, नालियों में समुचित ढलान, इसको अंडरलाइन कर लेना। 1 इंच प्रति 10 फीट पे नालियों की ढलान जो है वो प्रति 10 फुट पे 1 इंच होनी चाहिए, ध्यान रखें। अब कोई आपसे पूछे कि 30 फुट में आप कितनी ढलान दोगे, तो आपकी ढलान जो है वो 3 इंच होनी चाहिए 30 फीट पे। जनरली क्या 10 फीट पे ढलान रहती है, 10 फीट ही जानवर को जगह चाहिए खड़े रहने के लिए। तो ये जानवर जहाँ खड़ा रहता है उसके लिए भी है 10 फीट पे 1 इंच की ढलान बड़ी ज़रूरी है, वरना वो गोबर और जो वेस्टेज यूरिन है वो क्लियर नहीं होगा। जब आप पानी से उसको साफ़ करोगे तो वो बहना चाहिए उसके साथ ढलान की तरफ, तो वो आसानी से साफ़ हो जाएगा। इस प्रकार एक अच्छे व सुव्यवस्थित लूज हाउसिंग सिस्टम में निम्नलिखित प्रकार से पशुओं के लिए पर्याप्त जगह का निर्धारण किया जा सकता है। फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट पर एनिमल, एक एनिमल के लिए, गाय के लिए कवर्ड एरिया 20 से 30 फीट, ओपन एरिया जो है 80 से 100, और मेंजर जो है उसकी लेंथ जो है वो इंचेज में 20 से 24। भैंस के लिए 25 से 35, इसे ज़्यादा चाहिए 80 से 100, 24 से 30। यंग गाय भैंस हेफर 15 से 20 ये फुट है स्क्वायर, 50 से 60, 15 से 20। गाभिन गाय के लिए 100 से 120, 180 से 200 और 24 से 30। सांड के लिए 120 से 140, 200 से 250 और 24 से 30। तो ये स्क्वायर फीट्स जगह जो है हमारे पास हमें चाहिए। अब ये लूज जो हाउसिंग सिस्टम है इसके 2 यहाँ पे इन्होंने नक्शे जो है बना रखे हैं। तो आप 177 पेज पे अपना इस नक्शे को समझें। यूटेंसिल्स के लिए ये देखिए आप, यूटेंसिल्स जो बर्तन काम में आते हैं ना, धोने के लिए, कैरी करने के लिए, जितने भी प्रकार के बर्तन हैं वो यूटेंसिल्स यहाँ रहेंगे। ये मिल्क रूम है इसके साथ में, यहाँ ये मिल्किंग बार्न है यहाँ बना हुआ, और ये होल्डिंग प्लेस है। होल्डिंग प्लेस है, यहाँ मिल्किंग बार्न में जानवर आया और हमने दूध ये यहाँ से बर्तन लिए और दूध निकाला और मिल्क रूम में रख दिया और यहाँ से जानवर को आउट कर दिया और यहाँ बेडेड एरिया पे चला गया। ये बेडेड एरिया जहाँ पे उसने आराम करना है, ये हो गया। अब इसमें यहाँ होल्डिंग प्लेस है, तो इधर से पहले होल्डिंग प्लेस है, वहाँ जानवर को लाते कहाँ से हैं, तो ये देखिए यहाँ इन्होंने यहाँ वाटर ट्रफ बना रखा है पानी के लिए जगह। यहाँ जो है वो ये क्या नाम तुम्हारे अपना ठाण बना रखा है, मेंजर, और ये फीडिंग एरिया है। यहाँ जानवर खड़ा रहता है, दोनों तरफ मेंजर है, दोनों तरफ मेंजर बने हैं। ये फीडिंग एरिया है, यहाँ जानवर यहाँ पानी पिया, ये होल्डिंग, यहाँ से जानवर को पकड़ा और इधर आ गए अंदर, और ये यहाँ साइलेज एरिया है जहाँ पे आप साइलेज और वो चारा वगैरह रखेंगे आप। ये इस प्रकार से है। तो ये एक छोटा सा नक्शा एक छोटे से रूप में। इधर ये इनके जो है बाहर जो डोर दे रखे हैं, देखिए यूटेंसिल के पास भी आउटडोर है, बाहर जाने का रास्ता है। इधर बेडेड एरिया का बाहर जाने का रास्ता है, इधर फीडिंग एरिया का है, ये देखिए। तो ये होल्डिंग प्लेस है। तो इसी प्रकार से ये जो नीचे एक नक्शा और दिया है, तो यहाँ इन्होंने अलग से इसको टाइप में दिया है। तो ये अलग जो है इन्होंने सिंपल और बना दिया कि वाटर ट्रफ जो है ओपन लोफिंग एरिया के पास छोड़ दिया। जो जानवर चाहे वो अपना जब चाहेगा वो जाएगा और पानी को पी लेगा। तो इन्होंने तो क्या करना है, ये जो कैटल शेड बनाया और इसके अंदर देखिए मेंजर बनाया, और मेंजर में जहाँ
साथ में इधर वाटर ट्रफ इधर भी बना दिया, इधर भी बना दिया इन्होंने। ये सेटिंग, तो ये कैटल शेड हुआ, इसमें ये काव शेड हो गया यहाँ पे, और ये साइड में ये इधर मैंजर, ये कुछ जचा नहीं, वो पहले वाला जो है कुछ नक्शा अच्छा। कैटल शेड, ये वाटर ट्रफ साथ में पूरा का पूरा लंबा, उधर मैंजर जानवर कहाँ खड़ा रहेगा। ये कैटल शेड में खड़ा रहेगा, तो ये दोनों व्यवस्थाएं पास में कर दी हैं, तो वो खा भी सकता है, और यहाँ उसमें साथ में पानी की व्यवस्था भी कर दी, तो वो पानी भी पी सकता है। तो ये यहाँ इस तरह से साथ में दे दिया इन्होंने, पानी खेली और मैंजर यानी कि ठान दोनों एक साथ दे दी। तो यहाँ कैटल शेड है, यहाँ जानवर खड़ा रहेगा, और इधर काव्स वगैरह खड़े रहेंगे, और इधर ये ओपन लोपिंग एरिया हो गया। लेकिन यहाँ मिल्किंग के लिए और उसके लिए यहाँ इन्होंने कोई जगह नहीं दिया है। अब ये जो है, अब इस प्रकार से लूजिंग हाउसिंग सिस्टम लेटरल व्यू, इसमें इन्होंने यहाँ ढलान युक्त छत बनाई है, और पानी की ढलान युक्त फर्श, वाटर ट्रफ, मैंजर, और ये बाकी सारा ओपन इन्होंने छोड़ दिया हुआ एरिया। तो आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। लूजिंग हाउसिंग सिस्टम के लाभ, इसकी निर्माण लागत कन्वेंशनल हाउसिंग की तुलना में कम पड़ती है। इस व्यवस्था में पशुओं की संख्या बिना किसी बड़े परिवर्तन के आसानी से बढ़ाई जा सकती है। इसमें हीट में आने वाले गायों मादा पशुओं की पहचान आसानी से की जा सकती है, उनके बदले हुए व्यवहार के द्वारा। पशु स्वतंत्र रहते हैं, वह अच्छा महसूस करते हैं तथा उन्हें पर्याप्त आराम मिलता है। पशु पर्याप्त व्यायाम एक्सरसाइज भी करते हैं, जो उनके अच्छे स्वास्थ्य उत्पादन को बढ़ावा देता है। घूमते हैं इधर उधर, तो ये एक्सरसाइज होती है। पशुओं के प्रबंधन व मजदूरी पर खर्च कम होता है, वह उनका प्रबंधन अपेक्षाकृत अच्छा होता है। पशुओं को चोट लगने का खतरा कम रहता है। और इसकी कमियां, क्योंकि जहां अच्छी चीज़ है वहां पे कोई ना कोई कमी भी है। हानियां, ये याद करें ज़रूर, क्योंकि ये पूछी जाती हैं, चाहे लाभ हो चाहे हानियां। इसमें कन्वेंशनल हाउसिंग की तुलना में 10 से 25% अधिक जगह की ज़रूरत पड़ती है। प्रत्येक पशु का अलग से ध्यान नहीं रखा जा सकता, विशेषकर खाने के लिए। कभी कभी हीट वाली मादा पशु की ब्रीडिंग दूसरे पशुओं द्वारा बाधा डालने के कारण सही नहीं होती। पूरे समूह हर्ड का निरीक्षण आसानी से एक साथ नहीं किया जा सकता, और बेडिंग मटेरियल अधिक आवश्यकता पड़ती है, इसकी अधिक बेडिंग मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आज हमने लूज जो हाउसिंग के बारे में इसकी जानकारी प्राप्त ली है। अब हम हमारे नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम साइंटिफिकली जो शेडेड एरिया के अंदर ये बनाए जाते हैं, ये जो है हम इनके बारे में हम पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच।